माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. मैं हूं अमन कुमार। तो आपने अभी सुना कि कैसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले एक साल में क्या भारत की विकास योजनाओं पे क्या काम होगा और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार की, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसी मसले पे आज हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ मेहमानों की एक अच्छा पैनल है। हम उनका पहले स्वागत करेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत से पहले आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर मधुमिता दासगुप्ता जी से, ये अर्थशास्त्री हैं। श्री सीपी सिंह जी से, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं। डॉक्टर अभिषेक रामाधीन से, ये चैम्बर से भी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी का हम परिचय कराते हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आशीष आलोक जी युवा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा बजट पे बहुत इनकी रुचि रहती है। तो इन पे चारों लोगों से हम बात करेंगे, पांचों लोगों से, कि कैसे आखिर ये बजट हमारे देश के को बेहतर करने वाला बजट है। हम चर्चा की शुरुआत सीपी सिंह जी से ही करेंगे क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है बजट बनाने का, बजट पेश करने का और क्योंकि विधायी कार्य करने का। सीपी सिंह साहब, ये जो बजट आज पेश किया गया है, इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? किस तरह का बजट है ये? देखिए, यदि बजट को, आज का बजट को देखेंगे तो ये समावेशी बजट है। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को कैसे उनका प्रगति हो, उत्थान हो, इस दृष्टि से बजट में प्रावधान किया गया है। खासकर जो किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, एमएसएमई, ये एक बहुत बड़ा हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के बहुत साधन हैं। आदिवासियों के हित में किए गए हैं। महिलाओं के हित में जैसे 2 लाख रुपए तक यदि बचत है तो 7.5% इंटरेस्ट है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अब पहले 15 लाख रुपए तक बचत की बात हो रही है, अब 30 लाख तक उनको छूट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, हर लोग बजट में यही देखता है कि
बजट का स्लैब कितना में छूट होगा। जी। जब मैं देखा कि जैसे ही इन सारी चीज़ों के बाद बजट पेश करने के समय जब हुआ कि भाई अब इसको 7 लाख रुपए तक कर दिया गया, तो संसद का सारा हॉल तालियों से जी पे मेज थपथपाने से गूंज उठा। अब मैं जोड़ कर यदि देखता हूं तो पहले 41,000 समथिंग जिसका प्रत्येक महीना आमदनी थी या आय था, अब उस पर लगता था, उससे ऊपर पर लगता था, अब उसको कर दिया गया 58,000 समथिंग जिनकी आमदनी या वेतन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। लंबी मांग भी थी तो समय से। आप देखिएगा रेलवे को भी किस तरह से रेलवे को बढ़ाने का है, उसके लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे में खर्च होंगे। आप देख रहे होंगे, रांची में ही देख रहे होंगे कितना बड़ा राशि खर्च हो रहा, लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि रांची रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण और विस्तारीकरण पर खर्च हो रहा। तो मैं ये कहूँगा कि हर दृष्टि से आप देखे होंगे एकलव्य विद्यालय, अब एकलव्य विद्यालय का एकलव्य के नाम से ही आपको पता लगेगा कि एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर है। अब उनके लिए 38,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उसी प्रकार से ट्रेनिंग देने का काम युवाओं को, हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज है, हमारा दलित समाज है, उनके लिए भी सारा व्यवस्था किया गया। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है किसानों के लिए। आपको लग रहा है कि सभी क्षेत्रों को मतलब इसमें शामिल किया गया? हाँ बिल्कुल जी। मैम, आप क्योंकि एक अर्थशास्त्री भी हैं और महिला भी हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि अर्थशास्त्री के तौर पे आप किस तरह से इस बजट को देखती हैं? मेरे विचार में ये बजट एक प्रोग्रेसिव बजट है। सबसे पहले जो हम लोग कोरोना से गुजर रहे थे, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबली रिसेशन चल रहा है, ग्रोथ रेट काफी कम है। इस हालत में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंजम्पशन स्पेंडिंग को कैसे बढ़ाया जाए, उपभोग के ऊपर खर्चा। अब हम लोग जानते हैं जो जीएनपी जो है इक्वेशन से इकोनॉमिस्ट के तौर पे C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब क्या है, कंजम्पशन जो है अगर उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 55% तक कंजम्पशन जो है प्राइवेट सेक्टर वो कर लेते हैं, कंजम्पशन को बढ़ाया जाए तब क्या होगा, देश के जो प्रगति है वो आगे हो सकता है। अब इसके लिए जो हम सराहना करेंगे, जो बजट में जो टैक्स का, इनकम टैक्स का, पर्सनल इनकम टैक्स का जो बढ़ाया गया स्लैब, तो ये बहुत लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब उनके हाथ में पैसा आएंगे, वो अपना पैसा को खर्चा करेंगे उपभोग के ऊपर, डिमांड जनरेट होगा जी। डिमांड जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस पॉइंट से हम कहेंगे कि ये बजट जो है बहुत बढ़िया बजट है, और बहुत दिन से उम्मीद भी थी कि बजट में इनकम टैक्स में जो है बढ़ाया जाए उसका सीमा, तो ये बहुत अच्छा कदम है हम कहेंगे। दूसरा हम एक चीज मैं आगे कंटिन्यू करूं, दूसरा एक चीज मैं सराहना करूंगी इस बजट का, वो है फिस्कल डेफिसिट को कम रखना, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे इस तरह हालत में फिस्कल डेफिसिट जो है और ज्यादा हो जाएगा। 2023 में 6.4% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग उसको कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमको ये भी देखना होगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स कलेक्शन जो है बहुत स्कीम बहुत छूट भी दिए हैं, तो न्यू जो है इनकम ग्रुप में आते हैं टैक्सेशन जो देते हैं, तो ये फायदा होगा। और एमएसएमई, जैसे सीपी सिंह जी ने बताया, एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत बूस्ट किया गया है। चौथा हम कहेंगे कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम जो है, फ्लैगशिप स्कीम जितने भी स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल बैंकिंग, खास करके ये सब SC, ST, OBC, वीकर सेक्शंस, वुमेन के लिए
इन लोग को एम्पावर करेंगे। तो इस दृष्टि से बजट जो है एक बड़े समावेशी बजट, जैसे सीपी सिंह सर ने कहा है, ये सबको लेके इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ेगा। मुझे लगता है अभिषेक जी भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो है देश से बहुत पहले कम बात होती थी, या मशीनों की खरीदने हम बाहर से निर्यात या आयात करते थे, निर्यात हम बहुत कम करते थे। आपने देखा है कि कोरोना काल में कई जो छोटी छोटी चीजों को भी हम विदेश से लाते थे, उस पे इस बार जो है घोषणा की गई, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? एक्चुअली में अगर हम बात करें ओवरऑल में, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव भी हूँ और ENT सर्जन हूँ, तो अगर हम ओवरऑल अगर बजट की बात करें तो ये बहुत सुंदर अच्छा बजट है। व्यापारियों की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे सर ने भी बात की, मैडम ने बात की, MSME जो हो गई, तो MSME आज के दिन में टोटल GDP का 28% कंट्रीब्यूशन है इनका, और इसको अगर हमें जितना विकसित होना है इसको बढ़ा के हमें 60 से 70% तक ले जाना है। तो MSME में जो हमारी अभी के टाइम में जो इंटरेस्ट रेट 6% था उसको घटा के 5% करना, इसके अलावा और भी इनपुट डालना है इसमें, तो ये एक बहुत सुंदर बहुत अच्छा प्रयास है। और अगर हम स्पेशली मेडिकल फील्ड की बात करें तो नए मेडिकल कॉलेजेस खोलना है, कुछ नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलने हैं, लेकिन बजट एक बैलेंस होता है एक्चुअली में। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में तो हमारा मेडिकल बजट बढ़ा, लगभग 250 से 300% बढ़ा है, जो कि 1% से भी कम हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के लगभग 2.5 से 3% तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम विकसित देश से अगर कंपेयर करें तो जैसे स्वीडन में सबसे ज्यादा मेडिकल उनकी बजट का पार्ट है, तो 33 से 35% तक उनके टोटल GDP का वो मेडिकल एक्सपेंडिचर है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगभग 25% उनकी टोटल एक्सपेंडिचर का मेडिकल पे है। तो जो विकसित देश है उसमें कम से कम 20 से 30% के बीच में इसका, लेकिन 9 सालों में आप देख सकते हैं कि 9 सालों में ये काफी बढ़ा है। हाँ, डेफिनेटली ये बहुत बढ़ा है, और अभी हम लोग अभी तक विकसित नहीं हुए, एक विकासशील देश है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर दूसरी जगह हम बात करें तो जैसे सब्सिडीज हो गई, तो आज भी सब्सिडीज हम 12 से 13% तक, हमारा जो टोटल ये है उसका 13% तक सब्सिडीज में देते हैं। 1 साल के लिए भी और सब्सिडीज बढ़ाने की जो बात हुई, ये तो हमारी मजबूरी है। तो पहले खिलाएंगे, उसके बाद ही आप शिक्षा की या स्वास्थ्य की बात करेंगे। अब शिक्षा की बात करें तो लगभग 3.1% के आसपास में एक्सपेंडिचर है। अगर विकसित देशों की बात करें तो वहां 6 से 8% तक का उसका एक्सपेंडिचर है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। जो अच्छी चीजें आई है जैसे डेटा है, तो डेटा बैंक्स बनाने की बात की गई है। जो नया वर्ल्ड है उसमें आपको एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 33% इंप्रूवमेंट 10 लाख करोड़ तक ले जाने की बात हुई है, बहुत अच्छी चीज है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो भी चीज कर रहे हैं वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ही बात है। तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है, डेटा बैंक्स बनाने के बारे में ध्यान दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बढ़ाने के लिए लगभग AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 3 नए खोले जा रहे हैं। इवन जो हमारी प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे बात की गई है, 3D प्रिंटिंग पे बात की गई है, और उसको मोर डिमांड स्पेसिफिक बनाने की बात की गई है। तो ओवरऑल अगर हम बजट देखें तो ये बहुत सुंदर बजट है, आज वर्तमान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक भी है। पंकज जी, हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो लगातार कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है। आप भी शायद खुश होंगे क्योंकि लगातार आप लोग अखबारों में लिखते रहते थे कि भाई टैक्स का स्लैब बढ़ा, वो मांग पूरी हो गई। इसके अलावा क्या क्या खासियत देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बजट को अगर हम आम लोगों के हिसाब से सोचे तो जिस दौर से अभी हम लोग गुजरे हैं, कोरोना हुआ उसके बाद, और पिछले बजट में जो स्थितियां थी वो बहुत टफ टाइम था, तो हम लोगों की जनता की उम्मीदें लगातार बहुत बढ़ी हुई हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था चलाना अभी एक बहुत, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है, और लगातार एक के बाद एक। पहले इंडिया एक मतलब कि इकोनॉमी को बढ़ाने के उससे जूझ रहा था, उसके बाद गेट आ गया, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद यूक्रेन युद्ध हो गया। इस स्थिति में जो सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह कैसे हम एक अर्थव्यवस्था के पेस को बनाए रखें। तो जो अभी बजट आया है उसको देखने से एक ये तो लगता है कि सरकार ये तय कर चुकी है कि जो 7% का ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम कोरोना के समय से जो नीचे हम गए थे उसको बरकरार रख पाए। ये सबसे पहली चुनौती है जिसमें ये काफी लगता है कि थोड़ा सफल रहे हैं।
क्योंकि ये तो एक तुलनात्मक चीज है। पिछली बार देखें बहुत टफ बजट था, उसके बाद जो इस बार सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सबको देने का प्रयास जो किया गया है, ये प्रयास बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां हैं, इसीलिए उम्मीदें तो अथाह हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जैसा बजट आया है, ये ठीक है, हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं। और इसमें मूल बात यही है कि 7% के विकास दर को बनाए रखना है। और सामान्य भाषा में हम समझें तो सरकार इस प्रयास में लगी है कि जो समाज का सबसे निचला तबका या जो सबसे बड़ा स्लैब है, उसके पास पैसा आए, उसका स्किल बढ़े, वो पैसा बाजार में जाए, उससे उत्पाद जो करने वाले हैं, जैसा मैडम ने कहा कि डिमांड ड्रिवन हो, डिमांड बढ़े। अभी पूरी दुनिया में है, लोग पैसा जिनके पास है भी वो होल्ड किए हुए हैं, उसके चलते पूरी व्यवस्था सिकुड़ सी गई है। लोग नया कर नहीं रहे हैं, और नया नहीं कर रहे हैं तो जो नया रोजगार सृजन होना चाहिए, जो कोरोना के बाद सारा कुछ ठप हो गया था, वो ठीक होना चाहिए था। कई दुनिया के दूसरे देशों में तो वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाए। और अभी इस बजट में सबसे अच्छा चीज जो किया गया है कि एक MSME ही रोजगार देने वाला चीज है जी। सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती हैं, तो MSME के लिए काफी कुछ किया गया है। तो इससे उम्मीद है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, युवाओं के स्किल के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो मोटा माटी बात हम ये समझ सकते हैं कि जो स्केल है वो उनके पास पैसा आएगा, पैसा उनको देने का व्यवस्था किया गया है कि उन तक कुछ पैसा पहुंचे, उससे बाजार में उत्पाद बढ़े और ओवरऑल ग्रोथ हमारा हो। आशीष जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कोशिश की गई है कि इस बजट में, जैसे अध्यापकों के जो प्रशिक्षण की जो बात है वो इस बार की गई है। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय की बात हुई। तो आप इस क्षेत्र पे काम करते हैं, क्या फायदा होगा, आप क्या देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी ने एक सप्तऋषि की बात की, जिसमें युवा शक्ति पे उनका फोकस था। तो युवा शक्ति, हमारा देश युवाओं का देश है। अगर जब युवा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे? स्किल के साथ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एक दिशा के साथ वो अगर आगे बढ़ेंगे, और वो दिशा सरकार दिखा रही है इस बजट में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ उनको ले जा रही है, चाहे रोबोटिक्स की तरफ लेके जा रही है, तरह तरह के लैब में उनको मौका मिल रहा है, ICMR लैब में मौका मिल रहा है काम करने का। तो एक डायरेक्शन सरकार युवाओं को दे रही है। एजुकेशन में सरकार जो हमारा पुराना जो टीचर्स ट्रेनिंग, जो B.Ed पॉलिसी हुआ करता, उसको रिवैम्प किया गया, उसको अपस्केल कर रहे हैं लोग। जो नई जरूरतें हैं, नए जो अभी ट्रेंड है इंडस्ट्री के, उनको समाहित करते हुए हमारे शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा उसमें, तो उनका फायदा बच्चों को मिलेगा। हमारे आदिवासी बच्चों के लिए भी आप देखेंगे कि जो ट्राइबल बच्चे, उनके लिए भी सरकार 38,000 लोगों को रिक्रूट कर रही है, सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है उनके लिए। कोरोना के दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं आई थी, उसके लिए सरकार चाइल्ड ट्रस्ट के साथ मिल करके रीजनल लैंग्वेज में उनके लिए किताबें छपवा रही हैं, ताकि जो लॉस हो चुका है उसको कवर अप कर सके। तो बहुत सारी चीजें इस बजट में दिखने को मिल रही है। और एक बड़ा ही अच्छा चीज ये है, मैम इत्तिफाक रखेंगी, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ 33% से। तो हमारा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेगा तो वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा जी। तो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है इस बजट। सीपी सिंह साहब, दुनिया की बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन हम 7% का जो हमारा विकास दर है उसको इस साल भी, पिछले साल अभी हम 6.8 है, अभी 7% की बात की गई है। तो आपको लगता है कि ये कुशल नेतृत्व का ही कमाल है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे पूरा विश्व आर्थिक मंदी की दंश झेल रहा है, और वैसी स्थिति में भारत जैसा एक विशाल देश आज इतना सब करने के बावजूद हम एक विश्वास कर रहे हैं कि 7% तक हमारा विकास दर पहुंचेगा। जैसा आपने कहा अभी 6.8 है, तो वो 7% तक का अनुमान है। और एक कारण है कि आप GDP भी देखेंगे उसके हिसाब से, तो भाई हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हम लोग।
देखिए, कोई भी चीज है, प्रबंधन एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी एक कुशल प्रबंधक के रूप में इस देश को कैसे आगे ले जाया जाए, और इसीलिए अभी आपने एक विशेष चीज देखा होगा। कभी मैं बचपन में गांव में रहता था, तो जो मोटे अनाज जिसकी बात हो रही जी जी, वो मोटे अनाज हमारे जो काम करने वाले लोग होते थे, उसको हम लोग पलामू की भाषा में हरवाह बोलते थे, लेबर जी लेबर। तो वो मोटा अनाज ही उनको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। मैंने एक तरह से है दृष्टि से आज के दिन वो मोटे अनाज ही बड़े बड़े पैसे वाले लोग खा रहे हैं, मजबूरी है उनकी, चाहे वो बाजरा हो, चाहे जौ हो, चाहे मक्का हो, या जो भी है। तो आज मन की बात में इस पर बड़ी चर्चा उन्होंने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इसको किसान उत्पादन करे इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको, और इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है कि इतनी राशि उस पर खर्च होगी। तो आखिर क्यों किया गया है? देखिए, एक बात होती है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो सप्लाई डिमांड पढ़ता रहा हूं बहुत सा चीज। ये तो सिंपल सा अर्थव्यवस्था है कि गांव का एक साधारण व्यक्ति किसान भी है, तो उसी के हिसाब से कितना उपज है, कितना हमको बीज के लिए रखना है, कितना खाना है, कितना बाजार में बेचना है, तरह तरह की चीजें वो करता है। तो आज स्थिति ये हो गई है कि चूंकि मैं सब्जी लेने बाजार में जाता हूं, तो आप लोग भी सुनते होंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि साहब पहले 100 रुपया में आधा झोला भी नहीं आता था, अभी 100 रुपया लेके जाइए तो झोला से पार हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये अर्थव्यवस्था का कमाल है, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि जिस एमएसएमई की बात हो रही है, तो सबसे रोजगार वही पैदा करेगा। किसान ज्यादा यदि काम खेती में ज्यादा खेती करेंगे तो ये सब लाभ होंगे। उसी प्रकार कौशल, ये तो चल रहा है कौशल विकास, कौशल विकास। अभी 4th स्टेज का जो कौशल विकास आया, ये अपने अलग ढंग का कौशल विकास होगा। तो इसका लाभ हमारे युवाओं को मिला। ठीक कहा उन्होंने कि भाई नौकरी सबको नहीं मिलेगी। जहां तक मैं समझता हूं तो भाई 1000 में 1000 की जनसंख्या, 1000 यदि बेरोजगार है तो उसमें 2 लोगों को सरकारी नौकरी 2 लोगों को मिलेगी, चाहे वो सेंट्रल का हो या राज्य का हो। बाद बाकी 998 लोग क्या करेंगे? तो 998 लोगों को स्वरोजगार पैदा करना होगा। तो पैदा कैसे करेंगे? तो उसके लिए कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से स्वरोजगार पैदा करेंगे। अभी तो बड़ा सुनकर आश्चर्य होता है कि बहुत से IITian नौकरी छोड़ करके और वे स्टार्टअप स्टार्ट किया है। मैंने सुनकर आश्चर्य होगा। तो स्टार्टअप के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर मैं कहता हूं कि हर क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे सबको लाभ हो। और मैं कहा ना कि ये जो 7 लाख रुपया का जो स्लैब तक आपको नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों के लिए 15 से 30 लाख तक हो गया। महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी बचत करती हैं उनको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब कई चीजें हैं। ये मुझे लगा मैम कि ये जो महिलाओं का जो मसला है कि 2 लाख तक वो 7.5% मिलेगा, तो इससे मुझे लगता है कि उनकी जो शक्ति बढ़ेगी। आप बिल्कुल, महिलाएं जो है वो सशक्त होंगी। जी जी जी, क्योंकि महिलाओं का जो इन्वेस्टमेंट वो जो भी करते हैं, अगर उसमें बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है तो और ज्यादा वो प्रोत्साहित होंगे। शहर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो मिलेट ज्वार कहलाता है ना, हाँ, अब इसको मोटे अनाज, ये आत्मनिर्भर भारत में ये एक ग्लोबल हब बनेगा। ये
और एक पॉइंट मैं अभी जोड़ना चाहती हूँ कि इस बजट से सभी लोगों का, माने खास करके गरीब लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की स्तर सुधार होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो बात ग्रीन अप्रोच रखा गया है, हम लोग उसमें देखते हैं एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब में कमी होगी, और सब में कमी जब हो जाएगी तो आम जनता को भी इससे उनका लाइफ में, जीवन स्तर में सुधार होगा, क्वालिटी में सुधार होगा। ये बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। मेरे विचार में बहुत बढ़िया बजट है, बहुत अच्छा बहुत ये अभिषेक जी भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात है, उसका इम्पैक्ट जो बेहतर निकलेगा, क्योंकि झारखंड में कई स्टार्टअप जो हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं और लगाने भी चाह रहे हैं। मतलब झारखंड जैसे स्टेट को ज्यादा फायदा होगा मुझे लगता है। उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बताऊंगा एक चीज। देखिए, भारत का बहुत तेजी से त्वरित विकास हो रहा है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव हूं और हम लोगों ने एक डिमांड किया था इस बार, बहुत सारी डिमांड की थी, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी मानी गई। उसमें एक चीज डिमांड किया था कि हमें झारखंड को एक स्पेशल विकास का पैकेज दिया जाए। जैसे पहले ईस्टर्न स्टेट्स थे वो बहुत पीछे थे, अभी के टाइम में सब आगे निकल गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अब पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे तो भारत में 32 टोटल मिला के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा पर कैपिटा इनकम से हम 30वें नंबर पे आते हैं। और सबसे ज्यादा खनिज पूरे इंडिया में हमारे पास में 40% खनिज और ओर हमारे पास में। लास्ट 2 साल पहले का अगर आप डेटा देखोगे, 1 साल पहले का, तो 40% झारखंड के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो देश के स्तर से बहुत नीचे है। इस साल तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम 1,97,000 बताई गई, लास्ट ईयर से लगभग 1,00,000 1.5 लाख के आसपास में थी, और झारखंड का भारत के पर कैपिटा इनकम से आधे से भी कम था। तो एक तरफ तो हम आज के दिन में बिल्कुल सही है, जैसा सब लोग हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज द टॉर्च बियरर नॉट जस्ट फॉर द एशिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। अभी ब्रिटेन की बात करें तो उनकी अभी जीडीपी निगेटिव में जा रही थी, ग्रोथ अगले साल भी निगेटिव में है। रशिया की बात करें पॉइंट समथिंग पे है। अमेरिका की बात करें तो सारे के सारे लोग हमारे से बहुत नीचे हैं। चाइना हमारे से बहुत नीचे है। अगले साल तो हम और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। मतलब अभी आगे कुछ सालों तक वी आर गोइंग टू द टॉर्च बियरर। बट हमारा जो पार्ट है, देश को कोयला हम पहुंचाते हैं, देश को स्टील हम देते हैं सबसे ज्यादा, देश को बाकी खनक हम देते हैं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। जहां तक खेती की जो आप बात करते हैं, स्टार्टअप्स और बाकी की, तो अभी कृषि का एक राज्य सरकार ने कृषि कर लगाया था जिसका हम लोग काफी विरोध कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग सिर्फ चावल ज्यादा बनाते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें हम लोग आयात करते हैं यहाँ पे। हाँ, सब्जी वगैरह अच्छा है, तो उनका कैसे बाहर में निर्यात हो सके उसके बारे में हमको सोचना होगा। कार्गोस टर्मिनल्स बनाने चाहिए, जो खासकर जो सप्लाई चेन इंक्रीजमेंट में ध्यान देना चाहिए, कृषि वाले बात में अगर बात करें तो। लेकिन झारखंड और रेस्ट ऑफ इंडिया में जो अंतर है उसको समझना होगा, और हमारे इस देश स्टेट के विकास के लिए अलग से कोशिश करनी होगी हम सबको मिलजुल के, ताकि ये जो 30वें पायदान पे हम हैं वापस अपना या फिर उसमें विकास करके ऊपर आ सके। जी, मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें आगे आना होगा, बहुत ज्यादा केंद्र की योजनाओं को यहाँ पे बेहतर। अब जैसे केंद्र सरकार ने बोला है कि 50 एयरपोर्ट्स आएंगे, 50 नए टूरिज्म प्लेस बनेंगे। अब ये तो स्टेट का काम है कि आप उसको चिन्हित करके सारे के सारे जमीन एक्वायर करके आप वहां भेजो। सिर्फ आप ये बोलोगे कि हाँ हमारे पास और स्टील फैक्ट्री होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लैंड एक्वायरमेंट नहीं करोगे कैसे होगा। अब हमारा जो रेलवे इंफ्रा है, आज के दिन में आजादी के इतने साल बाद भी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट नहीं हो पाए हैं रेलवे से। तो अगर रेलवे इंफ्रा बढ़ानी है तो आपको लैंड एक्वायर करके वहां भेजना होगा कि हाँ हमको यहां से चाहिए। तो जब तक हम लोग बीइंग राज्य सरकार बहुत प्रॉम्प्ट नहीं होगी, तब तक झारखंड का स्टेटस इंस्पाइट ऑफ सबसे रिच होने के बाद भी सबसे गरीब होगा। लेकिन पंकज जी, मैं एक चीज देख रहा हूं इस बजट में कि ओबीसी, एसटी, एससी, इन पे खास फोकस किया गया, क्योंकि हम सामाजिक रूप से तो उनको मजबूत बना ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण जरूरी है। झारखंड जैसे स्टेट में जहां पे एक बड़ी आबादी इन जातियों की है, उनको कैसा बदलाव देखते हैं उनके जीवन से? नहीं, आप थोड़ा पीछे से आप देखें इस सरकार के व्यू को, तो आपको पता पड़ेगा कि ऐसे भी अभी ये इस सरकार का चुनाव के पहले का ये फुल बजट, ये लास्ट बजट था, फुल बजट यही है। और आप जो सबसे निचले पायदान पे लोग हैं, आप देखिए जिस तरह से यहाँ झारखंड की गवर्नर अभी राष्ट्रपति बन गई, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया।
मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्यक्रम का बड़ा वो हुआ जी। और अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 40,000 टीचर जी। जा रहे हैं। आप समझिए ये एकलव्य विद्यालय वो विद्यालय हैं जिसमें समाज के सबसे पिछड़े लोग, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो शायद ऐसे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और हायर स्टडीज में तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो आप टॉप टू बॉटम आप स्थिति समझिए कि एक तरफ ये सरकार एक आदिवासी महिला को प्रमोट कर जी सबसे ऊपर बिठा रही है और एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एकलव्य विद्यालयों में ही सबसे ज्यादा 40,000 टीचर की नियुक्ति की बात है जी। तो बेस लेवल पे काम अब लग रहा है कि शायद स्टार्ट हुआ है। ये छोटी बात नहीं है कि आप अभी की स्थिति में उनके शिक्षा पे अभी इस तरह तक से नहीं- फोकस कर जी, रहे जी। हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं ये ST SC OBC, तो सभी वर्गों के लिए आप देखिए इस बार महिलाओं के लिए जो किया गया है ये शायद आधा % छूट देने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन एक मेंटालिटी डेवलप होगी, एक जो बचत की जो प्रवृत्ति होती है, और शायद यही प्रवृत्ति थी जो अभी पूरे दुनिया में रिसेशन आ गया और इंडिया इससे निकल गया है। जैसे महिलाओं के नाम पे जो घर जो मिला, लोन मिला, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। आपको पक्के मकान ज्यादा देखने को मिले क्योंकि महिलाएं बहुत इस बात तो- संभाल के रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे 7.5 वाले में यही होगा कि मर्द भी अपना पैसा उन कमाई का हिस्सा पत्नी को देगा, बोले आप इन्वेस्ट कीजिए। आप उनके नाम से आप झारखंड में देखिए, पिछले बार पिछली सरकार ने 1 रुपए के नाम से जी 1 रुपए रजिस्ट्री पे किया। जी अब इसका आप इम्पैक्ट सोचिए। जो महिलाएं आमतौर पे जो हकीकत है कि थोड़ी उपेक्षित रहती थी, वो सब मालकिन बन जी। गई। करोड़ों रुपए के मकान की मालकिन कौन है? महिलाएं हैं। महिलाएं हैं। जी। तो एक सशक्तिकरण के लिए आज उनके नाम पे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो गया है। तो आप ठीक है, वो चाहे जिस कारण से भी किया, आप राजस्व का थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन महिलाएं बहुत सशक्त हो गई आज के दिन में, तो असर तो है इसका। जी सीपी सिंह साहब कुछ बोलना नहीं, चाह मैं रहे ये कह रहा था, हमारे पंकज जी ने कहा कि आधा % से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन 7% कहां किसी को इंटरेस्ट मिलता है? कौन बैंक देता है भाई? आज के दिन तो ऐसा कभी कभी लगता है कि कुछ दिन के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि साहब आपको पैसा रखने के लिए आपको पैसा देना होगा, जो स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आज के दिन जब हर चीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रही है, चाहे बैंक से आप मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक जमाना था कि साहब आपको बैंक लोन देने से इनकार करता था, दौड़ाता था। अब स्थिति ये हो गई है कि बैंक में आप जाके कहते हैं तो बोलता है कि कब भेज दे आपके यहाँ। ये स्थिति हो गई है। मेरा ये कहना है कि भाई जनधन योजना जब शुरुआत हुई, अच्छे अच्छे लोगों का बैंक में खाते नहीं खुलते थे। विपक्ष के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, ये क्या होगा जनधन योजना। जनधन योजना खुलने से आज ये हुआ कि लोगों की प्रवृत्ति भी बढ़ी, और इस कोरोना काल में केंद्र ने उनके खाते में पैसे भी डायरेक्ट डाला। अरे सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री जी की स्कीम का एक फायदा जो मैं देखता हूं कि केवल वो घोषणा नहीं करते, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है ना इतना ज्यादा रहता है कि आप उसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट नहीं करते उस योजना को, शायद इसीलिए सफल है। पंकज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम आलोक जी के पास जाएंगे। जी, तो मैं वही आपकी बातें ही बता रहा था कि ये इस बार सरकार ने जो सरकार की मंशा को आप सोचिए, तो उन्होंने जो बहुत बेसिक समस्या रूट कॉज को पकड़ा है, और वो लग रहा है कि अभी उसका कितना फायदा मिलेगा आप स्कीम देखकर और उसमें जो पैसे आए हैं उसको देखकर आप ये कह सकते हैं, उससे खुश भी हुआ जा सकता है, उससे संतुष्ट भी हुआ जा सकता है, लेकिन जो काम हो रहा है, जिस कॉज को पकड़ा जा रहा है, वो बड़ा है। मैं वो बता रहा हूं, जैसे सीपी सिंह साहब बोल रहे थे कि ठीक है वो पैसा तो है, आधा % भी मायने रखता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मायने ये बात है कि उस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सही बात, मालकिन हो रही है, हो रही है घर के महिलाएं पैसे सशक्त की, हो रही हैं, उनके बारे में सोचा जाए। केवल नाम की मालकिन नहीं है, उनके नाम पे पैसा है, बैंकों में जमा होगा, उससे ब्याज आएगा, पैसा बढ़ेगा। जी। इसके पहले भी एक बात मिलेट्स की हो रही थी। आप सोचिए, ज्वार, बाजरा, राही, ये सब सबसे उपेक्षित खाना था। सही बात है। लेकिन क्या है कि वो सबसे आसानी से हो सकता है, सबसे कम पानी में हो सकता है, और वो बहुत न्यूट्रिशियस है। कंकड़ीले जमीन पर भी हो सकता है, उसको फेंक दीजिए, वो हो जाता है। पानी का उपयोग ही नहीं है, लीस्ट है, और आप सारे सबसे ज्यादा पोषक है, पोषक, लेकिन वो आसानी से हो जाता था, तो एक बड़े वर्ग ने उसको सॉरी, हमारी अज्ञानता ने उसको, लेकिन ये सरकार की सोचती है। अभी क्या मिलेट वर्ष 2023 को पूरा उसी के नाम पे, ज्वार बाजरा उसके नाम पे प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद ही यूएन ने उसको जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो आप समझिए कि वो ज्वार बाजरा जो उपेक्षित हो चुका था, उसको जब आप ऐसी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो उससे एक उसकी खेती भी बढ़ेगी, पोषकता भी बढ़ेगा, आसानी से हो भी जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इशू खाद्यान्न का जो था जी, वो जो केवल हमारे ईगो के चलते या हमारे जी सामाजिक व्यवस्था के कारण जो उपेक्षित हुआ था, वो बहुत बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आशीष जी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी इस बार कहा गया कि टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे जी। और मुझे लगता है कि झारखंड में कोई नई इंडस्ट्री आने के बाद जमीन को लेके थोड़ी खींचतान, विरोध शुरू होता है, लेकिन टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि वहां उससे विस्थापन जो है वो 0% ही होता है। इसका फायदा होगा क्या? हाँ, उसके पहले सर वो एक डिस्कशन में एक चीज छूट रहा है, स्वयं सहायता समूह जो हमारे ग्रुप है महिलाओं का, उस पे फोकस की जरूरत है सर। असली क्रांति वही हो रही है, वेदर आप उनको लोन दे रहे हैं, आप उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, असली क्रांति वहीं से है सर। झारखंड राज्य में आप इतने छोटे छोटे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, सड़क भी पहुंचने में मुश्किल हो जाती है, वहां लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो दीदी लोग काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर स्किल ट्रेनिंग की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, आप एग्रीकल्चर स्टार्टअप दीजिए उनको, देखिए वो कितना अच्छा काम करेंगे। आप उनको किसी तरह का, वो कृषि में काम कर रही है, वो पशुपालन का काम कर रही है, वो पैसा बचा भी रही है, वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये में वो बहुत तरह की चीजों को कर पा रही हैं। तो स्वयं सहायता समूह का लिंकेजेस जो बैंक के साथ है, प्लस उनको जो ट्रेनिंग की बात है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक पर्यटन की बात है, अमन जी, पर्यटन का बहुत स्कोप है झारखंड में। इसको अदरवाइज ना लेते हुए, मैं एक बार गैंगटॉक गया था, वहां पर जो वाटरफॉल दिखा, वो हमारे झारखंड के वाटरफॉल की तुलना में कुछ नहीं। फिर भी लोग वहां ज्यादा जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो जो विस्थापन है, जो सरकार का हमेशा एम रहा है कि हमें विस्थापन को रोकना है, तो स्वयं सहायता समूह में अगर दीदियों को जोड़ा जाए, पर्यटन मित्र बनाकर उनको जोड़ा जाए, तो पर्यटन में हम बहुत आगे जाएंगे। और हम उसमें कोई विस्थापन, सबसे बड़ी बात है विस्थापन का कोई मसला नहीं है। पर्यटन के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था इस बार, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि हमारे एक अलग से टूरिज्म यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दीजिए। उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो हार्डकोर टूरिज्म के लिए पढ़ाई करेंगे। इससे बहुत ज्यादा आपको मीडिया में भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और एक अलग से टूरिज्म पे एक पूरा आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा झारखंड में, जिसको झारखंड की आज के दिन में बहुत जरूरत है। IHM में कुछ इस तरह के कोर्स शुरू भी हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म, एक टूरिज्म यूनिवर्सिटी, जैसे रांची यूनिवर्सिटी एक टूरिज्म यूनिवर्सिटी स्टार्ट कीजिए साफ अलग, और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने खेल गांव के बेसिस पे स्टार्ट करना हमारी एक्चुअली बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। अगर खेल में अच्छा करना है, अगर टूरिज्म में अच्छा करना है, एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी उसकी स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है कि टूरिज्म के सेक्टर में अगर बढ़ेगा, तो आप जो बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम की, उसमें भी सुधार होगा। पर कैपिटा इनकम में मुझे जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन लगता है, कोयला आप यहाँ है, आयरन ओर्स यहाँ है, फैक्ट्री भी यहाँ है, जो चाइना से आज के दिन में कंपनी इमाइग्रेट भी कर रही है, दूसरी जगह से इमाइग्रेट कर रही है, तो जो महाराष्ट्र तमिलनाडु जा रही है, उसको क्यों नहीं यहाँ पे अथक प्रयास करके लाया जाए। अब यहां से मान लीजिए अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, अगर मान लीजिए बाहरी कंपनी अगर नहीं कर रही है, तो जो अपने ऐसे रेलवे ही हो गई। अभी झारखंड में रेलवे का इतना विकास करना है, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट तक नहीं हो पाए हैं। मैं चतरा से बिलोंग करता हूं, चतरा में रेलवे पिछले 75 साल से ड्रीम है, हर एक वाले बोलते हैं कि बनाइए लाते हैं, हर में ट्रेन का कनेक्शन नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर आपको यहीं पे डेवलप करना है, तो रेलवे की वैगन यहीं पे क्यों नहीं बना है, रेलवे की फैक्ट्री यहीं पे क्यों नहीं डाले,
कोयला आपके पास में, आयरन यहाँ पे, सब कुछ यहीं पे तो किया जा सकता है। अभी के टाइम में जो वहां जाता है यहां जाता है, तो अलग एक थोड़ी सी कोशिश पहल करनी होगी राज्य सरकार को खासकर और केंद्र सरकार को। और सब कुछ तो आपके पास में है, नेचुरल रिसोर्सेज जिनके पास नहीं होता है उनको मेहनत करनी होती है, आपके पास सब कुछ है, यूज करना है। उसके लिए आपको 2-4 नियम बनाने हैं, थोड़ी पहलकदमी करनी है, थोड़ा उत्साह दिखाना है, लोगों को जोड़ना है, उनको जोड़ना है, और चीजें सब कुछ यहां की जा सकती है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था 1965 के पहले में सिंगापुर मलेशिया से मिलना चाहता था, विलय कराना चाहता था, जैसे शुरू में नेपाल भारत से विलय करना चाहता था। सिंगापुर को मलेशिया ने रिफ्यूज किया था। बाद में आज के देखिए सिंगापुर की क्या स्थिति है। आज के दिन में भारत का सबसे अमीर राज्य, भारत का सबसे अमीर राज्य, मैं भारत का वो क्या बोलूं, एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, भारत का सबसे गरीब राज्य है। ये आयरनी है। और इसमें जब तक हम लोग सब मिलकर बैठ के नहीं सोचेंगे तब तक काम नहीं होगा। आज के दिन में इंडिया टॉर्च बेरर है पूरे दुनिया का, लेकिन हमें जब तक झारखंड को भी हमारे इस स्थिति में ले जाना होगा। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो आपके पास में है। उस रिसोर्सेज को यही यूज करना है। सारी की सारी, मान लीजिएगा जो चीज बन रही है, कार की नई फैक्ट्री पुणे में क्यों बने, चेन्नई में क्यों बने, वहां क्यों बने, यहां क्यों नहीं बने? आपकी स्टील यहीं पे यूज हो जाएगी, आपकी जो चीजें वहीं पे यूज हो जाएगी। तो यहां पे जब तक हम लोग बहुत जबरदस्त प्रयास नहीं करेंगे, राज्य सरकार कोशिश नहीं करेगी, हमारे यहां लोगों की कोशिश नहीं होगी, और हम लोग तो छोटे मोटे स्ट्रगल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे ही समृद्धि आएगी, हर एक आदमी सब कुछ का अपने आप विकास हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बाकी सब चीज बढ़ेगा। जो हमारी संभावना है वो तो गोवा से भी आगे निकलने की है। आज के दिन में गोवा सबसे रिच है, आज के दिन में 5 लाख के आसपास उनकी पर कैपिटा इनकम है। हमारी लास्ट ईयर का मैं देख रहा था 87,000 है, 8 गुना कम उनसे कमाते हैं। तो डेफिनेटली सबको एक मिला जुला प्रयास करना होगा। झारखंड के लिए अलग मुझे लगता है इसके लिए आप देखेंगे, चतरा की आप बात कर रहे हैं, तो चतरा जो है अब एक नया धनबाद बन रहा है। धनबाद कहा जाता था कि झारखंड में एक समृद्ध जिला है, चतरा हजारीबाग का इलाका, शायद प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही कई जो है वो वहां पर माइंस खुले हैं। इसके अलावा जो उग्रवाद की जो समस्या है वो भी खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को शिकायती नहीं होके केंद्र के साथ मिलकर काम करने में ज्यादा सब लोगों को जी सबको एटलीस्ट जिस जगह पे आपको विकास चाहिए, जब तक मैं ही नहीं बोलूंगा तब तो थोड़ी सी कुछ वाक्य को, क्योंकि सारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप जो बात कर रहे हैं कि जो बाहर से कंपनी लाने को कोशिश कर रहे हैं, अपने यहाँ भी कोशिश हुई थी, फिर वो रफ्तार एट द एंड सर होती है कहीं भी, उसको फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर आपके यहाँ इन्वेस्ट करती हो तभी करते, उसको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आपकी एक्सपोर्ट का जो बाहर से सामान लाने का सब चीज का तो खर्च बचने वाला है। अगर आप यहाँ देते हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह से आयरन नहीं लाना है, आपको कहीं दूसरी जगह से कोयला नहीं लाना है, आपको एनर्जी का कोई क्राइसिस नहीं हो रही है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी को अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम टाइम में और बहुत बेनिफिशियल किया जा सकता है। जो मैं बात कर रहा था कि अगर स्पेशल राज्य का दर्जा 4-5 साल के लिए भी दे देंगे तो स्पेशल राज्य के दर्जे में क्या होता है, टैक्स सेवन हो जाती है, टैक्स नहीं लगता है। तो स्टार्टिंग में अगर 5-6 साल के लिए भी अगर टैक्स सेवन हो गया तो फिर जो भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो काफी तेजी से विकास करेगी। और एक बार अगर आई करी तो फिर अपने आप चीजें बढ़ती रहेंगी। जिस समय 2000 में हम लोग अलग हुए थे, हमारी स्थिति 30वें नंबर पे नहीं थे हम। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमारे से बहुत पीछे थे। आज के दिन में मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे असम हो, सब हमारे से बहुत आगे निकल चुके हैं और हम वहीं के वहीं हैं। ये तो सीपी सिंह जी मंत्री भी रहे, बताएंगे कि अमन जी मैं जी हाँ बताइए। एक पॉइंट हम जोड़ना चाहती हूँ, वो है अभी जो बोल रहे थे टूरिज्म यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एनईपी 2020 में जो कोर्सेस जो है ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस में बहुत से ये दिए गया, रेगुलर कोर्सेस के साथ वोकेशनल स्टडीज, और वोकेशनल में टूरिज्म को भी रखा गया है। ये एक नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक साफ अलग यूनिवर्सिटी बनाना, जैसे स्पोर्ट्स है, हर एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन एक अलग से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना और डेडिकेट करना उसको, एक अलग से टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनाना पूरे राज्य के लिए, ये एक बहुत ही अलग तरह का सोच और अलग तरह का कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता सब कुछ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जो नई शिक्षा नीति पूरी तरह जब लागू हो जाएगी तो आपको ये भी कॉलेजेस में तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत से इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उस पर भी काम होगा। सीपी सिंह साहब, एक चीज और देख रहा हूं मैं, आम लोग जिससे खुश होगा कि मोबाइल और टेलीविजन अब सस्ता हो रहा है। नहीं, देखिए मोबाइल तो आज के दिन एक आवश्यकता हो गई है। एक एक घर में देखेंगे तो बच्चा के पास भी टैब है
और जो जुआ है उनके पास तो है, मम्मी के पास भी है, पापा के पास भी है। तो आज तो ये आवश्यकता हो गया और उसका उत्पादन भी बढ़ा है। वो तो सारी चीजें आ रही थी। आप एक चीज पूछ रहे थे जिसकी चर्चा इन्होंने की। कुछ चीजें ऐसी है, तो इस पर एक थोड़ा सा शायरी कहूंगा मैं जी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, फूल के डाल को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से क्या फायदा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। भाई साहब, हम एक बात कहिए, हम विदेश जाते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम जाते हैं देश के अंदर हमारे यहाँ आइए, लेकिन जब तक ये मानसिकता वोट की राजनीति, साहब एक तो राज्य का विकास की चिंता होना और दूसरा कि नहीं राज्य का विकास हो या ना हो, हमको वोट की राजनीति करनी है। वैसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि भाई साहब ये जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। यहाँ तो स्थिति ये है कि मुझे याद है जब मैं मंत्री था तो एक बार नॉलेज सिटी या किसी चीज के लिए रघुवर दास जी गए थे इधर खूंटी रोड में कहीं पर जी वो देखने के लिए, और देख के आए। दूसरा ही दिन हरवे हथियार से लैक होकर जुलूस निकला रांची के सड़कों पर। तो कैसे आएगा? मुझे याद है कि भूषण स्टील वाले उस एरिया में जमशेदपुर का उधर जो क्षेत्र में कांड्रा वाले इलाके उतना मारा पीटा गया, भाग गया। मेरा देखिए स्पष्ट कर रहा है कि भाई देखिए ये राज्य का हित, देखिए राज्य का हित ठीक होगा, राष्ट्र का हित होगा। और एक तो और अध्ययन है, ये तो इकोनॉमिक्स की है, मेरे समझ में जो आता है कि पूरे विश्व के अंदर देखेंगे कि जहां पर खनिज संपदा ज्यादा है जिस देश के अंदर, जिस स्टेट के अंदर, वो गरीब है। अब इस पर तो पीएचडी करने की जरूरत है कि इतना होते हुए भाई गरीब क्यों है। अफ्रीका बहुत है, वहाँ सोना है तो ये है, उसके बाद भी गरीब है। तो मेरा ये कहना है कि कई चीजें हैं ये होना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में मॉरिशस, वहाँ क्या है? कुछ नहीं है, पर्यटन ही है, लेकिन सारे लोग सुखी हैं। तो कई कारण इसके तत्व होते हैं जिसके कारण समस्याएं अच्छी होती हैं, समाधान होता है, या समस्याएं बढ़ती हैं। तो जब तक यहाँ पर खनिज संपदा का दोहन होता रहेगा, खनिज संपदा निकालने वाले लोग गरीब रहेंगे, साइकिल पर कोयला लेकर के बेचेंगे, कई बार तो काल कलवित हो जाते हैं, लेकिन कोयला निकालने वाला लोग मालामाल हो जाता है। आप जहां भी देखिएगा जो कोयला निकाल रहा है मालामाल है। जी। अब से एक न्यू फार्मा प्रोग्राम जो स्टार्ट था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। वो बहुत अच्छा प्रयास है। एक्चुअली में जब तक मेडिकल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल रिसर्च आपके यहाँ नहीं होंगे, मैक्सिमम अभी के टाइम में जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, बाकी वो लोग हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम करते हैं कि वो विकास करते हैं, हम यहाँ कॉपी मार लेते हैं। तो जो नया अभी नहीं, पुराने बजट्स में भी हमारी पिछले कुछ बजटों से और खासकर इस वाले पे ज्यादा कोशिश की गई है कि हमारी आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके साथ में भी ज्यादा रिसर्च वाला इम्पल्टेशन हो, रिसर्च के लिए ग्रांट्स बढ़ाए गए हैं। फार्मा वालों को रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए ग्रांट्स मतलब जो उसमें बोला गया है, तो बहुत सुंदर प्रयास है। क्योंकि एक्चुअली में अगर भविष्य अगर हम देखना चाहते हैं, भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो बिना रिसर्च के नहीं हो सकता। रिसर्च मतलब भविष्य में क्या सही। अगर आज के दिन में जैसे अगर कोरोना ही है या फिर भविष्य में कुछ भी कैंसर्स की ट्रीटमेंट चाहिए, किसी भी चीज चाहिए, तो रिसर्च इज द ओनली वे। मतलब शायद रिसर्च की वजह से अभी जब हमने वैक्सीन पहले बना दिया, हाँ, बहुत उसका अच्छा फायदा हुआ हम हाँ, लोगों को। आज ही के दिन में अभी जैसे जितना सारा संकट अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में यूक्रेन रसिया वार से जितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली चाइना में। टोटल 15 लाख से ज्यादा लोग मर गए। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन वो है। हाँ, हमें फायदा हो रहा है क्योंकि वहां से लोग भाग के आ रहे हैं। एप्पल का भी स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया में और बाकी बहुत सारी चीजें। तो लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने चूंकि डबल वैक्सीन किया था, हम लोगों ने अपना काम किया था, तो हम लोग इसीलिए काफी हद तक सेफ है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ।
तीसरा वेव बात करते रह गए लोग, लेकिन नहीं आया। और उसका बहुत बड़ा कारण था हमारा अपना रिसर्च, हमारा अपना वैक्सीन। और डेफिनेटली यही चीज चाहते हैं कि आगे भी आईसीएमआर के द्वारा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा रेप्लिकेट होते रहे, हम दुनिया को आगे रहें, रिसर्च के में भी हम लोग दुनिया को टॉर्च दिखाएं, आप हमको फॉलो करो। पीएम इंश्योरेंस, जो पीएम सुरक्षा योजना है, उस पे उसका भी बजट बढ़ाया गया। पीएम सुरक्षा योजना, इस बार पीएम सुरक्षा योजना के साथ साथ आप देखिएगा सामाजिक सरोकार वाले जितने सेक्टर हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सबको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि देखिए चुनाव के पहले साल का ये अंतिम बजट है, अगली बार फुल बजट नहीं होना है, तो सबको खुश रखने का प्रयास किया गया है। और ये देखते हुए कि सामाजिक सरोकार जरूरी है और लोगों की आज के दिन में स्थिति है, अभी आप संकट के दौर से पूरी तरह निकले नहीं हैं, भले ही अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है, लेकिन लोग भारी जरूरत में हैं। तो आप पीएम इंश्योरेंस योजना देख लें, उसके बजट को बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स में छूट का दायरा अचानक 7.5 लाख किया जाना, ये भी आपको बहुत दिनों से मैं मांग थी, का ही वो 2014 के बाद लगातार, और इस पर सौगात मिल गई। हाँ, और मुझे लग रहा है कि अभी तो कुछ चीजें जो बजट में तो आ गई हैं, लेकिन कई चीजें छुपी हुई हैं जो आप देखेंगे कि 6 महीना बाद इस तरह की चीजें और लोगों को जी उसका लाभ और मिलेगा। अभी बहुत उसका एक्सपेंशन अभी घोषणा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी खुद श्योर नहीं है कि दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है अभी भी आज के दिन भी, ये यूक्रेन वार कितना दिन चलेगा, चीन की जो स्थिति हो रही है क्या होगी, पाकिस्तान पड़ोसी की हालत खराब है, श्रीलंका भी ठीक से आया नहीं है, बांग्लादेश की स्थिति खराब है। तो अभी हम लोग खुद ये समझने की स्थिति में नहीं है कि आखिर स्थिति जा किधर रही है। लेकिन फिर भी बहुत इस हालात में भी बहुत ही सकारात्मक बजट पेश किया गया। अब हम, क्योंकि समय कम है, हम आशीष जी के पास जाते हैं। युवा शक्ति का बजट है, ये युवाओं पे खास फोकस किया गया है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? जो सरकार का एक गोल है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, बिना युवाओं के पॉसिबल नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब आप युवाओं को सही दिशा देंगे। उसके लिए स्किल होना चाहिए, उनके पास लोन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं कि जो विश्व स्तर पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारे देश के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो हमारे युवाओं को जागरूक करने की बात है इसमें, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी युवा शक्ति आगे बढ़ेगी, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया, तो अंतिम जो है आप ही से मैं सवाल पूछता हूं कि ओवरऑल ये बजट को कम शब्दों में क्या बोलेंगे? ओवरऑल में मैं कहूंगी ये समय के मुताबिक बजट है, जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे, और सभी वर्गों को, युवा, महिलाओं को, पेंशनधारी वर्गों को, जो निम्न और मध्यवित्त जो है, उनको सभी को कुछ न कुछ फायदा मिल रहा है। और साथ में साथ जो ग्रीन अप्रोच अपनाया गया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरेगा। और एक चीज अमन जी ने भी कहा था, ये जो महिलाओं के लिए जो स्कीम जो है 7% इंटरेस्ट रेट, कहीं पे इंटरेस्ट रेट नहीं। अब क्या होता है ना, मैंने ये देखा है जो हस्बैंड लोग जो है महिलाओं के हाथ में जो पैसा गिन गिन के देते हैं, हम लोग तो ठीक है, वी आर एम्पावर्ड, हमारा पैसा है। तो अब क्या है, हस्बैंड लोग जो है महिलाओं को माने उसका लाभ कमाने के लिए 7% इंटरेस्ट रेट मिले तो उनके हाथ में पैसा देंगे, महिलाओं का ये होगा, तो परिवार का कल्याण होगा। परिवार का कल्याण दिए थे आप, पैसा देंगे तो ये हो जाएगा। जी, तो ये बहुत बढ़िया, सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप पांचों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना सकारात्मक चर्चा हुई। तो कुल मिला के इन पांचों महानुभावों के साथ जो चर्चा करके हमने यही समझा कि ये बजट लोक कल्याणकारी, केवल परिवार कल्याणकारी नहीं है, लोक कल्याणकारी है, देश के लिए बेहतरीन बजट है। और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि रोजगार के सृजन के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ सोचा गया है। अगले सप्ताह फिर दूसरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।